हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ NIOS की ज्योग्राफी, जिसमें हम आज पार्ट 18 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आज का मोटिवेशन कोट्स है कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाब बच्चों हमारी, जो अब की बार हमने 90 पार का नारा रखा है ना, जो हमारा बच्चों 90 पार का टारगेट है, तो इसके लिए बच्चों ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में बच्चों दिन रात जलना पड़ता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। आने वाली 14 मई को ही आपका क्या है, एग्ज़ाम है। आइए बच्चों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि खनिज को हम इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और खनिज बच्चों एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसके अपने निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यदि आपसे पूछे खनिज किसे कहते हैं, खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसके अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज बच्चों इनकी उत्पत्ति कार्बनिक उत्पत्ति से भी हो सकती है, यानी कार्बनिक पदार्थ से भी बने होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ से भी बने होते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों। और खनिज के बिना बच्चों हम जीवन की प्रक्रिया हमारी चल ही नहीं सकती। खनिज हमारे प्रकृति के बच्चों अनेक, यानी कण कण में ये खनिज बच्चों पाए जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों हमारे भोजन में भी खनिज ही होता है बच्चों। अगर आपसे पूछे हमारे भोजन में खनिज के रूप में बच्चों नमक होता है, और ये 0.3% ही होता है। लेकिन अगर हमारे भोजन में बच्चों ये खनिज यानी नमक ना हो तो 99.7% जो भोजन होता है बच्चों हमारा व्यर्थ कहलाएगा, यानी उसमें कोई भी स्वाद नहीं आएगा। आपसे पूछे बच्चों, खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य है। हमारे दैनिक जीवन में हम बच्चों जितनी भी धातु से बनी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वह सभी खनिजों से ही बनी होती है। और एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सभी खनिज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, आज हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज की बच्चों महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि हमारा वर्तमान और भावी कल्याण खनिज पे ही निर्भर करता है। यह है कि ये स्थायी नहीं होते हैं, समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं बच्चों। ये संसाधन अनवीकरणीय है, यानी खनिज संसाधन कैसे हैं बच्चों? अनवीकरणीय है। मैंने बताया था बच्चों कि समाप्यता के आधार पे 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक का नाम है बच्चों नवीकरणीय संसाधन। इसका अर्थ होता है बच्चों जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों जल हो गया, वायु हो गया। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिनको बार बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और खनिज बच्चों अनवीकरणीय संसाधन में आता है, जैसे कि बच्चों आपका कोयला हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल भी बच्चों आपका अनवीकरणीय संसाधन है, तो इनका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इनका न्याय संगत प्रयोग करना चाहिए, हमें बचा बचा कर प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस पार्ट में हम कुछ खनिज के बारे में, ऊर्जा के स्रोत के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों एनर्जी रिसोर्स, यानी एनर्जी रिसोर्स और उनके वितरण और संरक्षण यानी बचाना। संरक्षण का अर्थ होता है बच्चों बचाना, उसके बारे में जानेंगे। इस पार्ट को पढ़ने के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खनिज और ऊर्जा के महत्व को हम जान पाएंगे। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन के स्थानिक वितरण, यानी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो जानेंगे। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के बीच में, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहला तो आएगा बच्चों कि खनिज कितने प्रकार के हैं ये, और दूसरा आता है बच्चों ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक और एक होता है गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। इनके बीच में अंतर आपसे पूछ सकता है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के स्थानिक वितरण के बारे में और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास के आकलन करता है, यानी किस प्रकार से इसके बारे में क्वेश्चन बना कर पूछ सकता है। आप बच्चों इसको देखकर जान सकते हैं। खनिज ऊर्जा और उसका महत्व तो बच्चों मैंने बता ही दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था में बच्चों खनिजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने बताया बच्चों कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होता है। इनकी उत्पत्ति बच्चों कार्बनिक भी हो सकती है और अकार्बनिक भी।
बच्चों वैसे तो खनिज का महत्व और भूमिका भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों सभी खनिज जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते। अगर हम बात करें बच्चों, भारत में 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर खनिज बच्चों हमारे वहाँ पे खनिज जो है चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण बच्चों ये खनिज पदार्थ कहीं कहीं पे तो धरातल यानी सबसे ऊपर ही मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे तो बच्चों ये बहुत ही गहराई में आकर मिलते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों कि भारत की खनिज स्थिति क्या है, तो भारत में बच्चों हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज जो है पाया जाता है। हमारे वहाँ पे बच्चों देश अगर पूछे कुल विश्व में तो 2000 देश में बच्चों हमारे वहाँ 100 से भी अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन बच्चों इन 100 खनिज में भारत में, विश्व में तो 2000, भारत में 100 खनिज, और इन 100 में से ही बच्चों सिर्फ 30 खनिज ही जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोएस, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारे इसमें बच्चों शामिल किए जाते हैं। तो अन्य खनिज जो होते हैं वो ज़्यादा हमारे काम के नहीं होते। जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो 100 में से 30 ही खनिज है बच्चों। विश्व में बच्चों 2000 से भी अधिक जो खनिजों की पहचान की जा चुकी है। स्वतंत्रता से पहले बच्चों भारत में औद्योगिकरण बहुत ही कम था, इसलिए खनिज की मांग बच्चों कम थी। हम लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। लेकिन बच्चों ब्रिटिश काल के आते ही खनिजों का निर्यात किया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद बच्चों हमारे वहाँ स्थिति बदलने लगी। हालांकि खनिजों का निर्यात जारी रहा बच्चों, लेकिन देश में औद्योगिक मांग बढ़ने के अनुरूप खनिज का उत्पादन हमारे वहाँ बच्चों तेजी से बढ़ने लगा। भारत देश की उन्नति में बच्चों 90 खनिज आवश्यक 90 खनिजों का उत्पादन होता है। 50 से 51 में बच्चों देश में सभी उत्पादित खनिजों का कुल मूल्य 892 मिलियन था। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद बच्चों इस खनिज उत्पादन और उपयोग में कई गुना वृद्धि हो गई। यानी पहले बच्चों हमारे वहाँ कृषि कार्य में लोग लगे रहते थे, 2/3 भाग कृषि करते थे। खनिज संसाधन को कोई पूछता नहीं था बच्चों, ना ही इनको निकालता था। लेकिन आज़ादी के बाद बच्चों हमने खनिजों का क्या किया, निर्यात करना चालू कर दिया। यानी हम अपने वहाँ पे प्रयोग नहीं करते थे बच्चों, दूसरे देशों को भेज देते थे। भारत में बच्चों एक खनन मंत्रालय भी बनाया गया है, जो कि खनिजों के लिए बच्चों महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रदान करता है। आइए बच्चों अब कुछ पाठगत प्रश्न के बारे में जानते हैं। अभी तक जो बच्चों जो मैंने बताया वो उसमें से आपको सिर्फ यही लिखना है बच्चों कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, या खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। और इनकी उत्पत्ति बच्चों कार्बनिक भी हो सकती है, कार्बनिक और अकार्बनिक भी, इनकी उत्पत्ति अकार्बनिक भी हो सकती है। मैंने बताया बच्चों कि खनिजों के बारे में। उसके बाद बच्चों हमने बताया कि खनिज के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। हमारे खाने में बच्चों 0.3% खनिज होता है, इसके बगैर 99.7% खाना हमारा व्यर्थ है। एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर का निर्माण भी बच्चों खनिज के माध्यम से ही होता है। और खनिज बच्चों हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न पे बच्चों, 1950 से 51 में उत्पादित खनिजों का मूल्य कितना था। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 892 मिलियन रुपए था। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों कि 2022 में भारत में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी थी, यानी 2022 की ये बात कर रहा है, तो इसमें आएगा बच्चों इतनी मेगावाट थी। अगला आता है बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से किस एक खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यानी ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें भारत नहीं है। तो रॉक जो फास्फेट है इसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, क्रोमाइट और लोएस, इन सभी में भारत क्या है, आत्मनिर्भर है। अगला टॉपिक है बच्चों आपका प्रमुख खनिजों का स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण का मतलब है खनिज कहाँ पे है भारत में बच्चों और कितनी मात्रा में है। तो यदि आप बच्चों खनिज और ऊर्जा संसाधन के वितरण को देखेंगे तो इसका वितरण बच्चों एक समान नहीं है। यानी कहीं पे बच्चों जैसे मान लो ये भारत का मैप है, कहीं कहीं पे खनिज ज़्यादा है बच्चों, कहीं पे कम है। इसके पीछे का कारण ये सब बच्चों विशेष प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए कोयले का जमाव अधिकांश बच्चों गोंडवाना क्षेत्र में है ना। प्रमुख धात्विक खनिज धाकाड़ और कुड़प्पा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश है ना राज्य के प्रायद्वीपीय पठार में खनिज में क्या है, समृद्ध, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार होता है ना वो खनिज के अंतर्गत समृद्ध होता है। अगर पूछे बच्चों भारत में, तो भारत में खनिज की बच्चों 3 प्रमुख पेटियां पाई जाती हैं। भारत को बच्चों खनिज के क्षेत्र में 3 प्रमुख पेटियों में विभाजित कर रखा है। पहले का नाम है बच्चों
ये उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये खनिज की पहली पेटी है बच्चों। दूसरे का नाम है बच्चों दक्षिण और पश्चिमी पठारी प्रदेश, ये खनिज की दूसरी पेटी है बच्चों। और उसके बाद में तीसरे का नाम है बच्चों उत्तर और उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश, ये खनिज संसाधन की तीसरी पेटी है। तो 3 प्रमुख पेटियों या पट्टियों में बच्चों भारत में खनिज संसाधनों का वितरण कर रखा है। अधिकतर खनिज संसाधन हमारे बच्चों प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो पहला बच्चों आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसमें छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, आंध्र का पठार, ये सभी पट्टियां शामिल की जाती हैं बच्चों, है ना। और इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र बच्चों आपके आ जाते हैं, जैसे मान लो झारखंड आ गया बच्चों, है ना, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब आ गए। यहाँ पे बच्चों यहाँ इस क्षेत्र में बच्चों दामोदर महानदी और सोन नदी घाटियों के साथ कोयले के अपार भंडार है, यानी यहाँ पे बच्चों कोयला है, तांबा, यूरेनियम, थोरियम, फास्फेट, ये सभी पाए जाते हैं। अगला दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश आता है बच्चों, इसके अंतर्गत बच्चों कर्नाटक पठार, सटे तमिलनाडु पठार, ये सभी आते हैं, यानी कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे बच्चों आपको लोएस, मैग्नीज, बॉक्साइट और कुछ आध्यात्मिक खनिज मिल जाएंगे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बच्चों, तो ये क्षेत्र बच्चों राजस्थान, गुजरात के धारवाड़ छेलों में आता है। यहाँ पे बच्चों आपको चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, जिंक इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। उसके बाद आएगा बच्चों कि खनिज संसाधनों के प्रकार। तो खनिज संसाधन को बच्चों मुख्य रूप से 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहले का नाम है बच्चों धात्विक खनिज और दूसरा है बच्चों अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु होता है, अधात्विक उसे कहते हैं जिसमें धातु नहीं होता है। धात्विक को भी आगे 2 भागों में बांटते हैं। पहले का नाम है लोह धात्विक, लोह धात्विक बच्चों, और दूसरे का नाम है बच्चों अलोह धात्विक। लोह धात्विक मतलब जिसमें लोहा होता है, अलोह धात्विक मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है। अधात्विक भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है बच्चों कार्बनिक उत्पत्ति वाले और दूसरा आता है बच्चों अकार्बनिक उत्पत्ति वाले खनिज। तो खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक जिसके अंतर्गत धातु पाया जाता है, लोह धातु होते हैं, लोह और अलोह होते हैं। लोह धातु में आपका बच्चों लोह धातु में लो एस का आ जाएगा, लो धातु में लो एस का आ जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, और मैग्नीज, क्रोमाइट, ये आ जाएंगे। अलोह में आपका तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, सीसा आ जाएगा। अधात्विक बच्चों जिसमें धातु नहीं होता, 2 कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में बच्चों जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आएंगे। अकार्बनिक में आपका आएगा बच्चों अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी आएंगे। अब इसमें तो इस वर्ग में आने वाले खनिज यानी धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धातु की मात्रा होती है बच्चों, उनको लोह धातु और अलोह धातु में भी बांटा गया, मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहला आता है बच्चों लोह धात्विक खनिज, यानी ये वाले आएंगे लोह धात्विक खनिज में। तो लोह खनिज सबसे महत्वपूर्ण खनिज समूह है। इस वर्ग में बच्चों लोहा आता है, मैग्नीज आता है, क्रोमाइट, पायराइट, ये सारे शामिल किए जाते हैं। और ये धातु कर्म उद्योग के विकास के लिए बच्चों मजबूत आधार प्राप्त करते हैं। लोहा और इस्पात बच्चों एक दूसरे के मिश्र धातु माने जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों इसमें लौह अयस्क। तो भारत में बच्चों अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का विशाल भंडार है। यदि आपसे पूछे बच्चों, अनुमान है कि भारत में विश्व के लौह अयस्क का 20% भंडार पाया जाता है। और भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा यानी 95% तो लौह अयस्क के भंडार बच्चों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है ना। हमारे वहाँ बच्चों लौह अयस्क भारत के भंडारों में 3 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो लौह अयस्क था बच्चों कितने प्रकार का? 3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। अब बच्चों यहाँ पे आया, क्या आप जानते हैं विभिन्न खनिजों के भंडार संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन पर आधारित होता है, जिसको अप्रैल 2010 में किया गया था। यह व्यवस्था त्रिपक्षीय व्यवस्था है जिसमें आर्थिक, संभावना और भूवैज्ञानिक आकलन के तीनों पक्ष जाने जाते हैं। यानी उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है वो इसके बारे में बताया। अब बच्चों भारत में लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में यहाँ पे दिया गया है।
50 से 51 में 3.0 मिलियन टन था। 2019-20 में बच्चों 246.0 मिलियन टन हो गया, यानी लौह अयस्क का उत्पादन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों कि धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पर मैप के अंतर्गत है ना। अब आता है बच्चों इसका वितरण। तो वितरण मैंने आपको बता दिया कि लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी ये प्रमुख क्षेत्र हैं और सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंतर्गत पाया जाता है लौह अयस्क। अगला आता है बच्चों लौह अयस्क के बाद आता है बच्चों आपका मैग्नीज अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नीज बच्चों क्या होता है, इसका काम क्या है, सबसे पहला काम है तो बच्चों लौह के साथ लौह मिश्र धातु बनाया जाता है, यानी लोहे के साथ मिलाकर इससे एक लौह मिश्र धातु बनाया जाता है। दूसरा मैग्नीज का काम बच्चों विनिर्माण क्षेत्रों में, यानी इस्पात का मतलब होता है बच्चों स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है। और 1 टन बच्चों इस्पात में अगर पूछे स्टील बनाते हैं तो उसमें 10 किलोग्राम बच्चों मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। मैग्नीज साथ ही साथ में बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक और पेंट के भी काम आता है। मैग्नीज में अग्रणी राज्य बच्चों अगर आपसे पूछे तो मैग्नीज में कौन कौन से अग्रणी राज्य हैं, तो ये राज्य हैं बच्चों उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। अगला आता है बच्चों अलोह धात्विक खनिज, यानी जिसमें लोहा नहीं होता है बच्चों, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अलोह कहते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले बॉक्साइट आता है और बॉक्साइट बच्चों एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है बच्चों। और साथ ही साथ में बच्चों टर्सरी काल में ये लेटराइट सेलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादक बच्चों इसका भी उड़ीसा के अंतर्गत ही होता है, कालंडारी, बोलनगिर, कोरापुट के अंतर्गत, है ना। तो बॉक्साइट बच्चों, आपको बॉक्साइट के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों और पढ़ना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों अधात्विक खनिज, अधात्विक जिसमें धातु नहीं होता है। अधात्विक में बच्चों सबसे पहले अभ्रक आता है आपका, यानी अधात्विक खनिज की बात हो तो इसमें सबसे पहले अभ्रक आता है बच्चों। अभ्रक यानी इसको माइका के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग बच्चों विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जो एक अभ्रक होता है ना बच्चों, उसको महीन कर बच्चों 1 सेंटीमीटर परत के रूप में भी ढाला जा सकता है। पीले, हरे, भूरे रंग का भी अभ्रक हो सकता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे अभ्रक का वितरण कहाँ है, तो इसका वितरण बच्चों उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, इन सभी जगह पाया जाता है। यानी अभ्रक का इस्तेमाल बच्चों माइका के रूप में माइका कहते हैं विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, भारत अभ्रक में अग्रणी उत्पादक राज्यों में से एक आता है। अभ्रक के बाद आता है बच्चों आपका चूना पत्थर, यानी चूने पत्थर के बारे में भी आपसे पूछ सकता है बच्चों कि चूना पत्थर अनेक उद्योगों में उपयोग है। देश की कुल खपत का लगभग 2/3 सीमेंट में ही इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर जिसमें सिलिका की मात्रा बच्चों ज़्यादा होती है, सीमेंट उद्योग में ज़्यादातर वरीयता दिया जाता है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र बच्चों, ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय राज्य है ना बच्चों, इनके नाम आप हर एक खनिज में लिखने की कोशिश करना। आपको बस याद करना है बच्चों कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक भी 2 प्रकार का होता है, लौह खनिज और अलोह खनिज। इनके एग्जाम्पल्स याद करने, अधात्विक के बारे में याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी पट्टी भारत में खनिज वितरण की पट्टी नहीं है। तो मैंने 3 पट्टी बताया था बच्चों, इन तीनों में से दक्षिण पूर्वी पठार की पट्टी नहीं थी बच्चों। 3 पेटी थी बच्चों, सबसे पहले उत्तर पूर्वी पठार, उसके बाद आता है बच्चों दक्षिण पश्चिमी था और उत्तर पश्चिमी, 3 पेटी थी। दक्षिण और पूर्व इधर एक भी पेटी बच्चों खनिज की नहीं है। अगला आता है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह खनिज है, यानी इसमें आपसे अलोह के बारे में पूछा है। खनिज 2 होता है बच्चों, लौह और अलोह। तो बॉक्साइट बच्चों अलोह होता है, यह आपको पता है। तीसरा आता है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसको लाल अयस्क के रूप में भी जाना जाता है, तो हेमेटाइट को कहते हैं लाल अयस्क बच्चों। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो 4थे स्थान पे आता है भारत लौह अयस्क के उत्पादन। खनिज संसाधन के बाद बच्चों आपका आता है ऊर्जा संसाधन, यानी एनर्जी रिसोर्स। तो ऊर्जा का बच्चों हम लोग खाना पकाने में, है ना, रोशनी करने के लिए, साथ ही साथ में बच्चों
ताप के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, है ना, कई सारे उद्योगों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा अगर पूछो बच्चों बनता किससे, तो ऊर्जा ईंधन से बन जाता है बच्चों, है ना, कोयला से ऊर्जा बनता है बच्चों, पेट्रोल से प्राकृतिक गैस, और दो मेन धातु है बच्चों, एक का नाम बच्चों यूरेनियम और थोरियम। इन दो थोरियम बच्चों, यूरेनियम और थोरियम, इन दो खनिजों से बच्चों परमाणु बम जैसे घातक हथियार भी बनाया जाता है। तो ऊर्जा संसाधन का हम खाना बनाने, रोशनी, ताप, गाड़ी, इन सभी चीज़ों में बच्चों हम प्रयोग करते हैं। आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऊर्जा संसाधन की इष्टतम उपलब्धता जरूरी है बच्चों। ऊर्जा संसाधन के प्रयोग के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और आज इस ऊर्जा की खपत बच्चों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में बच्चों विभिन्न रूपों में ऊर्जा पाया जाता है। ऊर्जा के अनेक स्रोत होते बच्चों, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया जा चुका है। तो ऊर्जा के स्रोत के बच्चों दो प्रकार हैं। पहले का नाम है बच्चों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत यानी कन्वेंशनल, और एक आता है बच्चों अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी है और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी हैं बच्चों। परंपरागत अर्थात जो पुराने ज़माने से हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, इसमें कोयला आता है बच्चों, आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत में बच्चों जो नए आए हैं, जैसे सौर ऊर्जा बच्चों हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी परंपरागत ऊर्जा, मैंने बताया बच्चों कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, है ना। परंपरागत में बच्चों पहले ज़माने में लकड़ी, कोयला, उपले, ये सब भी आते थे। अब परंपरागत, पहले हमें पता होना चाहिए कि परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर क्या है। तो जो परंपरागत स्रोत होता है बच्चों, ये सीमित है, यानी ये एक टाइम पे आकर ख़त्म हो जाएंगे, और ये समाप्य है बच्चों, यानी ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा बच्चों, ये परंपरागत क्या करते हैं, अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, यानी ये प्रदूषण के लिए हानिकारक है। और परंपरागत उसे कहते हैं बच्चों जो पुराने ज़माने से प्रयोग किए जा रहे हैं। परंपरागत में बच्चों सबसे पहले आता है कोयला। तो भारत में कोयला बच्चों बहुतायत में पाया जाता है, यानी ज़्यादातर। कोयले का वाणिज्यिक ऊर्जा का भी प्राथमिक स्रोत है बच्चों, और इसका उपयोग बच्चों ऊर्जा उत्पादन और उद्योग में किया जाता है। कोयले का निर्माण बच्चों लाखों करोड़ों साल लगते हैं बच्चों इसको बनने में। और कोयला कैसे बनता है, जो हमारे वहाँ बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं, जो लाखों करोड़ों साल से नीचे पृथ्वी के नीचे जो दब जाते हैं बच्चों, वो जाकर आगे खनिज यानी कोयले के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। और इसका प्रयोग बच्चों रसायन और उर्वरक कारखानों में कच्चे माल, दैनिक ताप, हजारों वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछे कोयला, तो कोयला भी बच्चों हमारे वहाँ कोयला भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है बच्चों कोयले का पीट कोयला। दूसरे का नाम है बच्चों लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयला को ही बच्चों हम भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला। तीसरा आता है बच्चों हमारा कोयले का एक और प्रकार, उसका नाम है बिटुमिनस कोयला। तो ये इन कोयले का हम कहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों, मैंने बता दिया ये भी कि कोयले का उपयोग भारत में पहली बात तो कोयला बहुतायत में पाया जाता है बच्चों। उपयोग ऊर्जा में करते हैं, उत्पादन में, और उद्योग में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोयले को बनने में बच्चों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक बार ये खत्म हो गए बच्चों तो इनका निर्माण बच्चों बहुत ही टाइम में होता है, इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कोयला पीट कोयला होता है, लिग्नाइट को ही बच्चों भूरा कोयला कहता है, और बिटुमिनस कोयला होता है। कोयले का बच्चों वितरण, तो कोयला बच्चों दो प्रमुख क्षेत्रों में कोयले के जमाव को हम देख सकते हैं। अगर पूछे कोयले का इस्तेमाल बच्चों बिजली बनाने में भी किया जाता है, लो ऐश को गलाने में भी किया जाता है ना। कोयले का जमाव दो क्षेत्र में है बच्चों, एक का नाम है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरे का नाम है बच्चों टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र बच्चों 200 लाख साल पुराना है ना, और ये टर्सरी नया है बच्चों, ये 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना में बच्चों आपके आ जाते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना, तेलंगाना, तो ये सभी आते हैं बच्चों, यानी ये प्रमुख राज्य है। और उसके बाद आता है बच्चों टर्सरी कोयला है 55, इसमें असम, मेघालय, नागालैंड ये सभी आ जाते हैं। कोयले के बाद बच्चों पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम को बच्चों हम
तरल सोना भी कहते हैं। यानी तरल सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। और अपनी दुर्लभता और उपयोग के कारण बच्चों कोयला टर्सरी युग यानी अवसादी सेलों में पाया जाता है। तो आधुनिक सभ्यता में पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है और इसकी कीमत के कारण इसको तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है। हमारी कृषि उद्योग और परिवहन व्यवस्था में कई तरह पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। कच्चा पेट्रोलियम ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण ही होता है बच्चों। यदि आपसे पूछें कि कोयले के लिए बच्चों 1956 में 1956 में ONGC आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बनाया गया था। भारत में कोयले का वितरण बच्चों है ना अपनति और भ्रंश में पाया जाता है। भारत में तलछटी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अगर पूछे कोयला बच्चों असम के डिगबोई में भी पाया जाता है, गुजरात के अंकलेश्वर में पाया जाता है और मुंबई हाई की खोज बच्चों 1973 में किया गया था और इसकी खोज सागर सम्राट नाम के जहाज ने किया था। 1976 से बच्चों मुंबई हाई से भी हम लोग पेट्रोल यानी सोना वो तरल सोना यानी कोयला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको प्रमुख राज्य भी याद करने की जहाँ पे पेट्रोल मिलता है बच्चों। उसके बाद बच्चों प्रमुख पट्टियाँ दे रखी है जहाँ जहाँ पे पाई जाती है तेल। भारत में तेल शोधन संयंत्र, तो यदि आपसे पूछे बच्चों तेल शोधन संयंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले का अर्थ है बच्चों क्षेत्र आधारित तेल संयंत्र, यानी कि जहाँ पे सोना मिलता है वहीं पे जहाँ पे पेट्रोल मिलता है वहीं पे उसको सही करने लगते हैं, जैसे कि असम और डिगबोई में। एक होता है बच्चों बाजार आधारित जो है संयंत्र होता है। तो भारत में तेल शोधन कारखाना है। यदि पूछे पहले बच्चों 18 तेल शोधन कारखाने थे, लेकिन अभी वर्तमान में 23 हो गए हैं। इनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त और 3 निजी क्षेत्र में है। तो ये ध्यान रखना बच्चों भारत में तेल शोधन कारखाना अब 23 है ना। तो ये आपको याद रखना है। तेल शोधन दो प्रकार के हैं, क्षेत्र आधारित है, एक बाजार आधारित है। बाजार आधारित मतलब तेल को निकालेंगे कहीं से, फिर उसको यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ पे उसको क्या करेंगे रिफाइन करेंगे, उसको साफ करेंगे। क्षेत्र आधारित का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे निकलेगा तेल वहीं पे उसको प्योरीफाई कर लेंगे। अगला आता है बच्चों प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का अर्थ होता है कि नेचुरल गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस के अंतर्गत बच्चों तो ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। यह आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस के लिए बच्चों GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 को बनाया गया था। उसके बाद आता है बच्चों परमाणु खनिज के बारे में, यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु के विखंडन और संलयन से यूरेनियम और थोरियम रेडियो जैसे रेडियो एक्टिव खनिज नाभिकीय भाग के विखंडन और संलयन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों आपका यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम बच्चों क्या है, सेलों के अंतर्गत पाया जाता है। यूरेनियम एक धातु है जो कि सेलों के अंदर पाया जाता है। भारत में बच्चों यूरेनियम राजस्थान के अलवर, झुंझुनू और उदयपुर में, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। थोरियम बच्चों अगर पूछे थोरियम अयस्क के रूप में पाया जाता है ना। और ये केरल में थोरियम अगर पूछे केरल के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों ताप विद्युत, जो ताप से बनाया जाता है विद्युत, उसे हम क्या कहते हैं, ताप विद्युत कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत। तो अपारंपरिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की जरूरत क्यों हुई है बच्चों, यानी कि ऐसे स्रोत बच्चों कभी खत्म नहीं होंगे। ये ऐसे स्रोत हैं जिनका हाल ही में प्रयोग किया जाने लगा है, पहले इनका प्रयोग नहीं होता था। और इनकी विशेषताएं अगर पूछे बच्चों, पहली विशेषता तो ये पृथ्वी पे असीमित है। दूसरी विशेषता बच्चों ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। तीसरा ये ऊर्जा के अक्षय यानी नवीकरणीय बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा बच्चों इनका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपारंपरिक में आता है और ये पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचाते। जल विद्युत आता है बच्चों, जो बांध के द्वारा जो पानी गिराकर जल विद्युत बनाया जाता है, जो पानी से बनाया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। जो ताप के द्वारा बनाई जाती है विद्युत उसे ताप विद्युत कहते हैं बच्चों। उसके बाद आता है हमारा इसमें सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा आपको पता चल गया, ये एक आम हो गया। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उससे सूरज की किरणों को क्या किया जाता है, एक फोटोवोल्टिक सेलों के अंतर्गत यानी बैटरी के अंदर स्टोर किया जाता है। और सूरज के ऊर्जा से क्या होती है, बिजली उत्पादन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर तापीय सिस्टम यानी ज़्यादा लाभप्रद है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है बच्चों, और इसका निर्माण भी आसान है। पानी गर्म करने में, भोजन पकाने में भी आजकल इसका प्रयोग किया जाने लगा है बच्चों।
और सौर ऊर्जा तो भारत तो जानते हो बच्चों उष्णकटिबंधीय देश है, हमारे वहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादातर रहती है, तो ये हमारे लिए बच्चों बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आता है बच्चों आपका पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी गैर परंपरागत स्रोत है, और पवन की गतिज ऊर्जा को हम टरबाइन के द्वारा बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसका लाभ क्या है कि ये तो पूर्णतः पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है बच्चों, और ये तो कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सभी जगह लगा रखा है। जैव ऊर्जा भी बच्चों हमारे लिए जरूरी है। देश के लिए बायोमास ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और एक नवीकरणीय स्रोत है बच्चों, कार्बन मुक्त है ना। गन्ना, धान, भूसी, छाछ, कपास इन सभी के बच्चों काफ़ी की बुरादा होते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है, इनसे बनता है। उसके बाद आता है बच्चों अगला ज्वारी ऊर्जा। तो महासागर बच्चों हमारी लंबी तट रेखा है, महासागर की धाराओं में भी ऊर्जा की अपार संभावनाएं होती हैं। पश्चिमी तट में तो ज़्यादा ही बच्चों तरंगें उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे टरबाइन लगाकर बच्चों हम ज्वारी ऊर्जा भी बना सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से भी बच्चों हमारे वहाँ कार्य किया जा रहा है। तो पृथ्वी के जो भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, उसके आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है ना, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, जिससे आसानी से हम विद्युत बना सकते हैं। भारत में बच्चों भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में बच्चों पहला प्रयास इसका किया गया है। आइए बच्चों इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में बच्चों आपको शामिल नहीं है, तो इसमें आपको पता है कि सोन नदी जो है बच्चों वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में शामिल है, दामोदर भी और गोदावरी भी। झेलम नदी बच्चों ऊपर बहती है, तो ये शामिल नहीं है। उसके बाद आता है किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कितने तेल शोधन कारखाने थे? 18 पहले थे बच्चों, अब कितने हो गए हैं? 23 हो गए। कौन से राज्य में बच्चों यूरेनियम पाया जाता है? यानी यूरेनियम के बारे में आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में, किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों कुल क्षमता में जल विद्युत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 11.4% इसका आंसर है। अब आता है बच्चों ऊर्जा संरक्षण के बारे में कि हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, यानी ऊर्जा को हमें बच्चों बचाना चाहिए। जैसा कि हमने जाना बच्चों कि ऊर्जा का स्रोत काफ़ी नहीं है, हम निरंतर और व्यापक इनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बच्चों ये समाप्त हो जाएंगे। इसी कारण ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को तलाशा जा रहा है। यद्यपि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बच्चों कभी समाप्त नहीं होंगे, परंतु फिर भी बच्चों हमें इनकी बुद्धिमत्ता से यानी ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि हम इनको बचा सकें। सबसे पहला तो बच्चों हमें उपयोग कम करना चाहिए। उपयोग कर रहे हैं तो पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन से भी खपत कम कर सकते हैं, यानी बिजली के यंत्रों का हम कम उपयोग करें। कृत्रिम प्रकाश के स्थान पर सूर्य की रोशनी का हमें प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के अपारंपरिक संसाधनों को खोजने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। बिजली का एक बहुत बड़ा भाग संचरण में नष्ट हो जाता है, तो बिजली आपूर्ति प्रणाली की क्षमता को बेहतर करके बिजली को बचाया जा सकता है बच्चों। साथ ही साथ में प्रभावकारी लोक परिवहन और जन सुविधाओं को अच्छे से देकर भी हम बचा सकते हैं। जैसे बच्चों अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप में अच्छा हो जाएगा तो लोग अपना खुद का रखेंगे क्यों प्राइवेट। ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों के संरक्षण के लिए स्कूल और युवाओं में जागरूकता भी फैलाया जा सकता है। तो ये बच्चों ऊर्जा संरक्षण के कुछ उपाय। भारत सरकार ने बच्चों राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 में लाई थी। तो नीति आयोग ने 2017 में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को तैयार किया था बच्चों। सस्ती कीमत पर समय ऊर्जा उपलब्ध कराना है, बेहतर सुरक्षा और स्वतंत्रता है, अधिक दीर्घजीविता, आर्थिक वृद्धि। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के उद्देश्य बच्चों, तो इसका उद्देश्य ये है कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र में के लिए व्यापक ढांचा निर्मित किया जाए। प्रौद्योगिकी को प्रभावकारी प्रयोग के लिए ईंधन के विकल्पों पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य है कि गांवों में 2018 तक बिजली पहुंचाना है बच्चों। सार्वभौमिक विद्युतीकरण करना है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में 16% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है बच्चों, है ना। एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का लक्ष्य 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन 33 से 35% तक कमी लानी है। आप बच्चों राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न कि 2017 में राष्ट्रीय ऊर्जा
नीति किसने दी थी? तो बच्चों नीति आयोग लेकर आई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी बच्चों? तो एकीकृत ऊर्जा नीति 2002 पर ये आधारित थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा बच्चों राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सार्वभौमिक विद्युतीकरण करना है? तो 2022 तक सभी घर में विद्युत पहुंचाना है। आज का चैप्टर बच्चों बहुत लेंथी था, लेकिन फिर भी मैंने सरल भाषा में आपको कई सारी चीज़ बताई। सबसे पहला हमारा चैप्टर था खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें हम अर्थव्यवस्था के हमने महत्व के बारे में पढ़ा था, है ना। और खनिज के बारे में पढ़ा बच्चों, धात्विक और अधात्विक खनिज है, लौह खनिज और अलोह खनिज है। ऊर्जा संसाधन में भी हमने पढ़ा था बच्चों पारंपरिक, ताप विद्युत, परमाणु, अपारंपरिक में जल, सौर, जैव और भूतापी। ऊर्जा के स्थानिक वितरण भी पढ़ा था, उत्तर, पूर्वी, पठार, दक्षिण, इन सभी के बारे में हमने, और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के बारे में पढ़ा। तो कुल मिलाकर अगर आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है इनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि एक बार टॉपिक हम समझ लेते हैं तो हमें एक्सप्लेन करना आराम से आ जाता है। और वैसे भी बच्चों हमें तो बस क्या करना है, अपनी भाषा में बना कर लिखना है। कुछ पाठगत प्रश्न बच्चों ये आपसे पूछता है, पवन और सौर ऊर्जा में अंतर। तो एक बार पवन ऊर्जा के बारे में बता दो अच्छे से, नीचे सौर ऊर्जा के बारे में बता दो। भारत के मानचित्र में चिन्हित करना, दो कारण देकर स्पष्ट करें कि अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन को वरीयता क्यों देनी चाहिए। तो इसमें उसकी खासियत के बारे में बताना है, यानी पारंपरिक और अपारंपरिक में अंतर बताना है बच्चों। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खनिज की ऊर्जा और संसाधन के महत्व क्या है उनके बारे में बताना है। और बच्चों आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में कुछ मैप भी आएंगे, जहरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र, अंकलेश्वर, डिगबोई। तो ये सभी बच्चों आपके मैप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैप की भी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में लाइक्स करें। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।